के इस स्रोत में एकदम गारंटी है कि आप किसी का भी पेपर दीजिएगा, एक क्वेश्चन निश्चित। आज बात समझ में, एक क्वेश्चन निश्चित होता है कि कौन सा सोर्स, कौन सा सोर्स, कौन सा सोर्स किस देश से लिया गया है। आज बात समझ में। उल्टी उल्टी लिख दिया। देखो ये कंट्री यहां होती, ये सोर्स इधर होते ना। देखो कोई बात नहीं, बात को पहले समझिएगा। देखिए अच्छा रेड वाले से देखिए, इस तरफ आपका क्या है, कंट्री। यह क्या है आपका कंट्री, मतलब कि किस देश से लिया गया है। और यहां क्या है इसका सोर्स, कि कौन कौन से क्या क्या लिए गए हैं। ये उल्टी लिख दिए हैं। ये हुआ आपका सोर्स, मतलब कि स्रोत, कि कौन कौन से स्रोत किस किस देश से लिए गए हैं। आई बात समझ में एकदम। देखिए सारी बातों को लिखते चलिएगा। हो सकता है आपको पीडीएफ ना मिले, कम से कम कॉपी में तो रहेंगी ना। मिल गया है सबका पीडीएफ? मिला? मिल गया तो फिर क्या दिक्कत है। चलिए बात समझिए। देखिए सबसे पहले किस देश से, अब बातों को समझेगा ध्यान से, लिखते चलना, कोई बात नहीं लिखते चलना। किस देश से कौन कौन सा सोर्स क्या क्या बातें ली गई हैं। कहा जाता है कि जो हमारा संविधान है, हमारा संविधान है वह दूसरे देश का नकल किया हुआ है। दूसरे बहुत से कहते हैं कि दूसरे देशों का नकल किया हुआ है। जैसे कि ब्रिटेन से कुछ बात को उठा लिया, आयरलैंड से कुछ बात को उठा लिया, अमेरिका से कुछ बातों को उठा लिया और उनकी बातों को लेकर के हमारे संविधान में लिख लिया गया है। उनका भी कहना सही है कि भाई जैसे देख लो, यही है ब्रिटेन। ये क्या है ब्रिटेन? तो ब्रिटेन देखिए, संसदीय शासन प्रणाली, फिर संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल की व्यवस्था, ये सब बात कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। और ब्रिटेन देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था मतलब कि संसद का शासन होना चाहिए। आज भी है, बोले हाँ ना। अपने यहाँ किसकी शासन होती है? संसद का। एक कुछ भी अगर बात बिल पास करना है, बजट पेश करना है, कुछ भी अगर किसका सरकार नहीं किसकी सरकार आएंगी, किसकी सरकार नहीं आएंगी, इन सारे प्रावधान का विवरण, लेखा जोखा कौन रखता है? संसद। कौन रखता है? संसद। कोई भी कानून पास होगा कहां जाएगा? संसद में। और संसद कितने लोगों से मिलकर बना होता है? संसद का निर्माण कितने लोगों से होती है? संसद का निर्माण कितने लोगों से मिलकर होती है? देखो सबसे बढ़िया, सब एक बात तो यहीं से पूछता है कि संसद का निर्माण 3 लोगों से मिलकर बनती है। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और क्या? राष्ट्रपति। ये 3 लोगों से मिलने के बाद क्या बनती है? संसद। अब बताओ, अगर कोई भी बिल लोकसभा में जाएगा तो उसके बाद यहां से कहां जाएंगे? राज्यसभा में। अगर राज्यसभा में कोई बात हो रही है तो फिर यहां से निकल के कहां जाएंगे? लोकसभा में। इन दोनों से पारित होने के बाद जब तक राष्ट्रपति का ठप्पा और मुहर नहीं लगेगा तब तक कोई भी बिल पास नहीं होगा। बोले हाँ है ना। और इन्हीं तीनों लोगों से मिलके बनता है संसद। सबसे पहली बात तो यही एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि संसद के कितने अंग हैं, संसद के कितने खंड हैं। तो कितने खंड हैं? 3। या तो पूछेगा संसद के कौन अंग नहीं है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कौन अंग नहीं है? तो प्रधानमंत्री संसद का अंग नहीं है। आज बात समझ में देखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल, विधान परिषद, कौन अंग नहीं है? विधान परिषद और विधान मंडल कोई नहीं।
बोले हाँ ना, लोकसभा और राज्यसभा, और कौन है, राष्ट्रपति। तो संसद के 3 अंग होते हैं और यही तीनों मिल के जो निर्णय लेता है वही होती है संसद। तो ये संसदीय व्यवस्था कहां से ली गई है, ब्रिटेन से। कौन सा, अरे देखो, लोकसभा में तो बहुत से हैं, लेकिन लोकसभा से ऊपर उठ जाता है प्रधानमंत्री। ये बात ध्यान रखना, प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक हेड होता है। कार्यपालिका का वास्तविक हेड होता है। कार्यपालिका बोले तो काम करने वाला, जो भी काम करवाएगा, काम करवाने का वास्तविक हेड कौन होता है। अगर सीधा कह दे कि कार्यपालिका का हेड कौन होता है, तो राष्ट्रपति। अगर उसमें लगा दे वास्तविक, केवल वास्तविक अगर वर्ड लगा देता है तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री। आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इतनी बात करना कि कार्यपालिका का हेड कौन है, कार्यपालिका का हेड कौन है, राष्ट्रपति। वास्तविक हेड कौन है, प्रधानमंत्री। संसद कितने लोगों से मिलकर बनी है, 3 लोगों से। कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है ना। अब देखना, यही कहता है कि संसदीय शासन व्यवस्था कहां से ली गई है, ब्रिटेन से। कहां से ली गई है, ब्रिटेन से। उसके बाद कहता है संसदीय विशेषाधिकार। संसद को एक विशेष अधिकार दिया गया है। क्या अधिकार दिया गया है, उस बात देखो। इतनी बात तो एकदम नोट कर लेना, हो सके पीडीएफ ना मिले, हमको फिर बाद में नहीं कहना, इसलिए नोट्स हाँ लिखते चलिए। आई बात में, संसदीय विशेषाधिकार। विशेषाधिकार क्या होता है, ऊपर समझना। मान लिया जाए कि अनुसूची होते हैं 3 तरीके के, राज्य सूची, कौन कौन, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो अगर मान लिया जाए कि राज्य सूची और संघ सूची, संघ सूची में तो कानून कौन बनाएगा, संसद, मतलब कि लोग कौन बनाएंगी, संसद बनाएंगी। लेकिन अगर कुछ ऐसे भी नियम होते हैं जो राज्यों में भी संसद वहां जाकर के नियम बनाता है, वह उसी को कहते हैं कि संसद के पास विशेष अधिकार है। बोले हाँ ना, संसद के पास एक विशेष अधिकार दे दिया गया है कि अगर कोई राज्य में कुछ भी अगर निर्णय लेना होता है तो अपने संसद विशेषाधिकार के बल पर उस राज्य में भी अपना कानून लागू कर सकता है। तो केंद्र को ही लोकसभा कहते हैं। केंद्र सरकार ही क्या है, संसद। और संसद 3 लोगों से मिलकर बनती है। जहां केंद्र की बात आई तो समझना संसद। हाँ, उसके बाद सुनो ना पहले, फिर कहता है एकल नागरिकता। और एकल नागरिकता बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ चुके हैं कि एकल नागरिकता क्या है। और एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है, ब्रिटेन से। एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है, ब्रिटेन से। मतलब एक ही नागरिकता। तब आप ही बताओ, तो ब्रिटेन में भी कैसा होगा एकल नागरिकता, कहां, कब बोले हैं जी, बहुत सी बातें ली गई हैं। अभी देखना, बहुत बातें बहुत सारी बातें अभी देखिए ना, अभी कम से कम 8-10 देश आएंगे। एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। कहां से, ब्रिटेन से। उसके बाद मंत्रिमंडल व्यवस्था। उसके बाद क्या है, मंत्रिमंडल व्यवस्था। अब बताइए, मंत्रिमंडल जो हर स्टेट में होता है मंत्रिमंडल, बोले हाँ ना। तो अब देखना, जहां भी संसद की बात करेगा तो सीधे दिमाग में लाना ब्रिटेन। क्या लाना, ब्रिटेन। संसद का विशेषाधिकार, संसद की संसदीय शासन प्रणाली या मंत्रिमंडल भी संसद में ही आ जाता है, बोले है ना। तो इन सभी का प्रावधान कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। कहां से, ब्रिटेन से। एक बात केवल जोड़ दीजिएगा, एकल नागरिकता भी कहां से आई गई है, ब्रिटेन से। अब कहता है कि सबसे ज्यादा तो भारत से ही लिया गया है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में हमने साफ कहा था कि 250 से अधिक अनुच्छेद को डायरेक्ट संविधान में जोड़ दिया गया था, बोले हाँ ना। 250 से ज्यादा अनुच्छेदों को भारतीय शासन अधिनियम 1935 से संविधान में जोड़ दी गई थी, बोले हाँ ना। तो यही बात है कि संविधान में जोड़ दी गई थी। उसके बाद न्यायपालिका। न्यायपालिका का प्रावधान किसी दूसरे देश से नहीं लिया गया है,
ये अपना क्या है, अपने भारत का। कहाँ का, अपने भारत का। उसके बाद लोक सेवा आयोग, आईएएस और आईपीएस जो बनती हैं, आईएएस और आईपीएस का जो प्रावधान बनता है ये भी अपने देश का है, किसी दूसरे देश से नहीं लिया गया है। आई बात समझ में। ये कैग है, देखो ये गलती लिख दिया, ऊसीएजी है। अब देखिए आगे, अच्छा ई दुगु लिखा पहले, नहीं लिखे थे, जल्दी कीजिए। लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, अरे कैग नहीं पता है, कैग, चलिए अच्छा लिखो लिखो पहले। देखिए कैग क्या होती, CAG, यार बहुत गला दुख रहा है आए, हाँ बोलिए। कौन, अरे सब सब जो भी आती हैं सब, जो भी आता है सब, लेकिन सबसे तो ये ना फेमस है आईएएस और आईपीएस, लिख ले इतनी बात। चलिए अब देखना, अरे इक्का क्या है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नाम सुने हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अरे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जितने भी परीक्षा होते हैं ना टॉप रैंक के, जितने भी परीक्षा जो टॉप रैंक की होती हैं उसका जो अधिकारी होता है वही क्या होता है, कैग, वही क्या होता है, कैग। नहीं नहीं, अटॉर्नी जनरल नहीं होती, कैग का फुल फॉर्म देख लो क्या होती। रुको रुको एक बार, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या होती है, कैग, कंट्रोलर एंड एडिटर ऑफ इंडिया। इसको क्या बोलते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा अरे नाम देखिए ना, क्या कह रहा है, परीक्षक, क्या कह रहा है, परीक्षक, परीक्षक मतलब साफ है ना भाई साहब, परीक्षक मतलब जो परीक्षक जो करवाता है, आप ही लोग को बोलते हैं ना कि परीक्षा में जो गाइडलाइन करता है, बोले हाँ है ना, और ये पूरे परीक्षा जो करवाता है, जैसे यूपीएससी परीक्षा कंडक्ट करवाएगा तो यही कौन करवाएगा, कैग, कौन करवाएगा, कैग, वही। तो इन सारे प्रावधान किसी दूसरे देश का नहीं है, कि कहाँ का है, भारत का। चलिए तो सबसे पहले भारत से क्या रखना का, कि सबसे पहले कि भारत शासन अधिनियम 1935 से 250 से अधिक अनुच्छेद ऐसे थे जो अपने संविधान में ले लिया गया, बोले हाँ ना, अपने संविधान में ले लिया गया। हाँ जी, मूल अधिकार, उसके बाद न्यायिक पुनराविलोकन, गलती लिखा है, न्यायिक पुनराविलोकन, पुनराविलोकन ये क्या होता है अभी बताते हैं। न्यायिक पुनराविलोकन, निर्वाचित राष्ट्रपति, महाभियोग, लिखिए पहले इसको, उसके बाद पूरा बताते हैं जल्दी लिखिए, आप लिख नहीं रहे हैं, आपके पास पीडीएफ है, देखिए आज ही पूरा याद भी हो जाना चाहिए। हाँ सही बात है, गला में खसखस है भाई।
लिख लिए। इंग्लिश में से लिखा कहाँ गया है यार? ये सबसे ज्यादा पूछता है। हाँ, कुछ नहीं, जो भी हो, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, या तो फिर कोई भी डिफेंस हो गया, ये सवाल पूछता है आयरलैंड वाला। तो एकदम इसको ना स्टार लगा लीजिएगा, एकदम इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। अब बातों को समझिए। सबसे पहले कहता है मूल अधिकार। मूल अधिकार, तो मूल अधिकार कहां से लिया गया है? यूएसए से। देखो, यही हमने कहा था कि राष्ट्रपति की सारी, राष्ट्रपति निर्वाचन कैसे होता है, उसको हटाया कैसे जाता है, उस सब का विवरण कहां से लिया गया है? अमेरिका से। कहां से लिया गया है? अमेरिका से। अब देखना, याद पहले करने के लिए याद करने के लिए देखिए, न्यायिक पुनराविलोकन होता क्या है, पहले वो समझिए। अभी हमने क्या क्या पढ़ा? एक तो पढ़ा कि भारत शासन अधिनियम पढ़ा 1935 वाली, उसके बाद अभी दूसरा पढ़ा ब्रिटेन वाली। बोलो हाँ या ना? ब्रिटेन से अभी मैंने क्या क्या कहा? ब्रिटेन से संसद के जितने भी अधिकार हैं उस सब कहां से लिया गया है? एकल, और एक और क्या है? एकल नागरिकता। एक और क्या है? एकल नागरिकता। इसी संसद में आप मंत्रिमंडल को भी बिठा दीजिए। बोले हाँ ना? तो संसदीय शासन प्रणाली, संसद कैसी शासन करेंगी, संसदीय व्यवस्था कैसी होगी, संसद का क्या विशेषाधिकार होगा, और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था क्या होंगी, और एकल नागरिकता क्या होंगी, का प्रावधान कहां से लिया गया है? कोई दिक्कत है? अब देखिए, यूएसए, अमेरिका से सबसे पहले क्या लिया गया है? मूल अधिकार। क्या लिया गया है? मूल अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट्स। अभी मूल अधिकार तो आपको पता होना चाहिए, बताए थे कि मूल अधिकार क्या होता है, कि आदमियों का क्या क्या अधिकार है। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये मूल अधिकार क्या होता है? एक अलग चैप्टर, इसी के बाद जैसे ही खत्म होगा तो आपका चैप्टर होगा मूल अधिकार। और एक बार जब मूल अधिकार आप लोग पढ़ लीजिएगा, तब आपको पता लगेगा कि हमको क्या क्या अधिकार है। और हर भारतीय को, हर इंडियन को, इंडियन के हर नागरिक को ये मूल अधिकार जानना जरूरी होता है। बोले हाँ ना? और जो आदमी इस मूल अधिकार को नहीं जानता है, उसी को पुलिस ज्यादा तंग करते हैं। आई बात समझ में? अब तो आप ही बताओ, अरे अनुच्छेद और आर्टिकल जितने जो होते हैं ना ऊपर टॉप रैंक वाले, उनको संविधान बहुत अच्छे तरीके से पता होता है, और संविधान के अनुकूल ही तो सारा काम होता है। उनको भारत का इतिहास पता हो या नहीं हो, भूगोल पता हो या नहीं हो, लेकिन कौन सा कानून है, कौन सा धारा लगेगा, कौन सा अनुच्छेद है, इस सब पता होता है पुलिसकर्मी को। लेकिन ढेर ऐसे भी डंडा छाप पुलिस होते हैं जो रोड पे आपको मिलेंगे, बिहार पुलिस वाले लोग, उनको खुद नहीं पता है कि कौन सा सेक्शन में कौन सा धारा लगेगा। आज बात समझ में? और यही लोग, ज्यादा लोग ऐंठेंगे पैसा, आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा रोड पर, खाली बिना हेलमेट के मिल जाए तो 500 से करेगा, 500 चालान। और अगर नहीं, अगर आप उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो यह टन के बोलेगा। बोले हाँ ना? एकदम। अरे वही तो बात नहीं है, मार भी देता है, सही बता रहा हूं, अगर मार भी देता है। और अगर आप ये मूल अधिकार एक बार हमसे पढ़ लीजिएगा, तब आप पुलिस से बहस, देखता है कोई कोई आदमी पुलिस को नहीं छोड़ता है, देखा है ना? कभी कभी कोई कोई आदमी पुलिस एकदम जबरदस्त बहस कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसको अपना मौलिक अधिकार पता है कि हमको क्या अधिकार है। और जब आप अगर मौलिक अधिकार पढ़ लीजिएगा, और अगर आप में थोड़ा सा भी क्या है, निडरता है, अगर आप थोड़ा सा निडर हैं, तो पुलिस के सामने आप झुकिएगा नहीं, क्योंकि हर पुलिस क्या करता है? गलती करती है। बोले हाँ ना? वो तो केवल बस पैसा के लिए। अरे भाई साहब, आप ही बताओ, देखता है एकदम 500 रुपये कटेगा, चालान काटेगा। आई बात समझ में? भाई देख, एकदम बता रहा हूं, वो जो चालान भी काटता है ना, ढेर पुलिसकर्मी डुप्लीकेट लिए रहता है। ढेर पुलिसकर्मी क्या रहता है? डुप्लीकेट लिए रहता है।
एकदम देखना, अरे जब भी आपकी चालान कटेंगे ना, देखना वो फोटो कॉपी ऐसा रखेगा जीरोक्स और नीचे लगा देगा कार्बन की सही है, बोले है ना। तो कभी भी एकदम ध्यान रखिएगा, चालान काटने वाला हमेशा उसकी जो पेपर होती है ना, वो व्हाइट पे ब्लू कलर से लिखी होती है। कैसा? व्हाइट पे ब्लू कलर से लिखी होती है। जहां देखना कि जीरोक्स वाला है तो समझना कि घपला कर रहा है। क्या कर रहा है? घपला कर रहा है। और उस टाइम अगर आपकी आवाज बोल्डनेस निकली और 3-4 को मौलिक अधिकार के अनुच्छेद उसको बता दीजिएगा ना, तो आपको जो रे करके बात कर रहा था सीधे आप पे आ जाएगा, दरोगा रहेगा तब भी। आई बात समझ में? सीधे खाली 3-4 को अपने मौलिक अधिकार के बारे में खाली उसको बता दीजिएगा कि हमको ये अधिकार है, आप कौन होते हैं ऐसे करने वाले, तो सीधे रे करने वाला आप पे आ जाएगा। और सीधे एकदम रे करके बोलता है, एकदम शुरू में हड़का देता है, देखे है ना, ताकि फिर हमसे आवाज नहीं उठाए। शुरू में हड़का देगा और यही हड़का देने के बाद फिर अगला आदमी को आवाज दब जाता है। अगर आप नहीं दबे और 3-4 को खाली अनुच्छेद बता दीजिए, अरे उसको खुद नहीं पता होता है, जो आपको जो चेक कर रहा है उसको खुद नहीं पता होता है। वो भले अरे बता जाए कि अनुच्छेद में ई है, देखिए आपको बताएंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण, आगे बताएंगे अनुच्छेद 32, उसमें साफ कहा गया है कि अगर आपको कोई तंग करता है या अगर आपके मौलिक अधिकार को कोई छीनता है तो 5 गो रिट जारी होता है। उस 5 गो रिट के लिए सुप्रीम कोर्ट में 3 गो जज हमेशा बैठे रहते हैं मौलिक अधिकार को रक्षा करने के लिए। और उसके लिए ये नहीं कि आपको क्रिएट करना पड़ेगा, सीधे फैक्स कीजिए, कहां जाएंगी? सुप्रीम कोर्ट में। सीधे फैक्स कीजिए, एक आध को खाली इमेज डाल लीजिए कि मेरे साथ यहाँ का पुलिसकर्मी ऐसे कर रहा है, फैक्स कीजिए, कहां जाएंगे? सीधे सुप्रीम कोर्ट में। और वहां जाने के बाद उसको फिर पता नहीं कि नौकरी की क्या अवस्था होगी, पहले उसको दंड दिया जाएगा, क्योंकि मौलिक अधिकार को छीनने की ताकत किसी भी नहीं है। जब आपातकालीन घटनाएं होती हैं, आपातकालीन घटनाएं में मौलिक अधिकार छीना जाता है, जैसे लॉकडाउन आपातकालीन घटना थी, आपातकालीन घटना थी। और जब लॉकडाउन में कुछ मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे, लेकिन सब नहीं। आई बात समझ में? सब नहीं। मौलिक अधिकार में कुछ ही पार्ट, पूरा मौलिक अधिकार छीन लिया जाएगा। जैसे कि कोई आदमी जाता है जेल में, कहां जाता है? जेल में। तो जेल में जाने के बाद मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं कि तुम भ्रमण नहीं कर सकता। 19 में साफ कहा गया है, जब आपको जब मौलिक अधिकार पढ़ाएंगे तो मौलिक अधिकार में साफ कहा गया है 19 में कहा गया है कि बोलने की आजादी है। क्या आजादी है? बोलने की आजादी है। दूसरा में कहता है कि आप कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, मतलब कि सभा या समूह बना सकते हैं। बोलने की आजादी, सभा बनाने की आजादी, सभा के बना के फिर कई समूह बनाने की आजादी, उसके बाद कहीं भी आप घूम सकते हैं, मतलब भ्रमण करने की आजादी। भ्रमण करने के बाद कहीं भी आप रोजगार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रोजगार करने की आजादी। और कहीं भी आप बस सकते हैं, कहीं भी पूरे भारत में बसने की आजादी। अब बताओ, यहां कहता है बोलने की आजादी, आपको बोलने की आजादी है, तो बोलने की आजादी है, इसका मतलब क्या कि किसी को गलिया दोगे? नहीं ना। हाँ, कहा? कहीं भी बसने की आजादी हो गई अब भारत भर में, कहीं भी। वो बात अलग है कि वो आपको जमीन देगा कि नहीं देगा। आई बात समझ में? पहले अनुच्छेद जब 370 धारा था तो जम्मू कश्मीर में रोक लगा हुआ था, जम्मू कश्मीर में रोक लगा हुआ था। जब हट गया तो आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम कर सकते हैं। अब बताओ, किसी को बोलने की आजादी है तो किसी को आप गाली नहीं दे सकते हैं जी? बोले हाँ ना, आप किसी को गाली दे सकते हैं? कहा भाई तो हमको बोलने का आजादी है, गलिया रहे हैं, तो 2-4 थाप लगा देगा, थूर देगा। बोले हाँ ना। अब कह रहा है कि हमको घूमने का आजादी है। क्या है भाई? कहीं भी घूम सकते हैं। तो घूमने का आजादी है, इसका मतलब क्या? तो किसी के बेडरूम में घुस जाएगा? नहीं ना। अब कहे अब बताओ, किसी के बेडरूम में घुस जाएगा? नहीं ना। बोलेगा भाई बेडरूम में पता नहीं क्या क्या लोग कर रहे हैं। अरे हाँ है ना। अब बताओ, वो बेडरूम में कुछ कर रहा है, बोलेगा अरे ये क्या कर रहा है? तो घूमने की आजादी है, मतलब इसका फायदा है? नहीं ना। घूमने की आजादी है तो कहीं भी आप वहीं पे घूम सकते हैं। वहां भी क्या है? रिस्ट्रिक्शन है। अब बोलेगा कि हमको घूमने का आजादी, हम घूम रहे हैं, 2-4 थाप लतियावल जाएगा, और क्या होगा? हाँ, आंख करिया, मुंह लाल, सब होकर बाहर निकलिएगा। तो घूमने का आजादी है, लेकिन आजादी भी उतना ही तक जितना कि आपके अंदर वो स्टेमिना है, पचा सकते हैं। देखो, तो यही कहता है मूल अधिकार। और मूल अधिकार कहां से लिया गया है? रीट बताएंगे। मूल अधिकार में आर्टिकल 32 में
5 गो रेट जारी करेगा। ये मूल अधिकार एकदम कम से कम 2 दिन पढ़ाएंगे, चिंता नहीं कीजिए। पूरा सुनो, संविधान का सबसे, इसी को संविधान का आत्मा कहा जाता है। आई बात समझ में? अनुच्छेद 32 को कहता है संविधान का रीढ़ है। क्या है? रीढ़ है। तो पूरा यही तो मेन है मूल अधिकार। अगर मूल अधिकार आप समझ गए, मौलिक अधिकार समझ गए, फंडामेंटल राइट समझ गए, तब कहो कि हाँ अब अपने आप भी लगा कि हम आदमी हैं, जानकारी हो गया है। अब पुलिस को भी देखोगे तो सीना टाइट करके चलेगा कि हाँ तू आ जा, है ना? सही बता रहा हूं। जब आपको पुलिस मिलेगी ना तो आप भी दम कहोगे कि हेलमेट, बात अलग है कि कानून बन रखा है कि हेलमेट लगा के जाओ, ट्रिपल लोडिंग नहीं जाओ, बोले है ना। लेकिन पुलिस के भी कर्तव्य है कि ठीक है हेलमेट लगा के जा रहा है तो आप उसको फाइन कसो, लेकिन लीगली कसो। अब तुम कहेगा इलीगल कि भाई तुमको इतना चालान काटेंगे, गलत बात है। हमने गलती किया, ठीक है, हमने संविधान का विरोध किया है, तो संविधान का विरोध तो तू भी कर रहे हो ना भाई साहब। चालान कितनों का है, तुम काट रहा है कितनों का, ऐसा थोड़ी ना होगा, लीगल होती है। जब भी आपके पुलिसकर्मी पकड़े तो आप सीधे गूगल पे सर्च करना कि ट्रिपल लोडिंग का सजा कितना होता है, उतना पैसा दीजिए। बोले हाँ ना, हेलमेट नहीं पकड़ते हैं तो बिहार में उसका सजा कितना होता है, कितना फाइन होता है, उतना दीजिए। यही नहीं कहेगा जेल में बंद कर देंगे, अरे उठाओ गाड़ी रे लेके चलो जेल में, ऐसा ही बोलता है पुलिस वाला, सीधे बोलता है। जबकि अगर हेलमेट नहीं है या तो ट्रिपल लोडिंग है तो जेल में नहीं जा सकता, उसका केवल फाइन होता है। क्या होता है? फाइन होता है। अगर ऐसा प्रावधान रहे तो जेल कम पड़ जाएगा बिहार में। सब बिना हेलमेट के ट्रिपल चलता है, बोले है ना, तो बिहार में जेल कम हो जाएगा, आदमी ज्यादा हो जाएगा। तो उसके लिए सुनिए, ट्रिपल लोडिंग रहे या हेलमेट नहीं रहे तो इतना बात ध्यान रखिए कि उन लोगों को जेल नहीं होती, कुछ फाइन होती है। फाइन भरिए निकल जाइए। ऐसे कहेगा पकड़ पुलिस गाड़ी टांग पहुंचाओ, वो सब नहीं होती। डराने के लिए लोगों उसको डरा देता है और पैसा ऐंठ लेता है। तो ऐठाइएगा नहीं आज के बाद, जब मौलिक अधिकार पढ़ लीजिएगा तब। अब बताओ मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका से। न्यायिक पुनराविलोकन, इसको समझिए। न्यायिक पुनराविलोकन क्या होता है? न्यायिक पुनराविलोकन वो होते हैं कि अगर मान लिया जाए कि जज ने न्याय कर दिया, बोलो हाँ ना, जज क्या कर दिया? अपना फैसला सुना दिया। अगर हो सकता है कि जज को लगे कि हमने कुछ गलत फैसला सुनाया है तो अपने ही फैसला पर वह पुनः विचार करके दूसरा निर्णय दे सकता है, कभी भी। अरे अब उसको जब लगे, जिसको सुनाया उसको लगे कि नहीं हमारा गलती है, तो फिर से दायर करो, तो वह अपने ही फैसला पर पुनः विचार करके दूसरा पुनराविलोकन उसको कर सकता है। मतलब अपने दिए हुए फैसले पर पुनः विचार करके दूसरा अवलोकन कर सकता है। यही कहता है कि पुनः अवलोकन मतलब पुनराविलोकन। अपने को अवलोकन करेगा, अपने फैसले को अवलोकन करेगा, उसके बाद दूसरा फिर से वो फैसला दे सकता है। ये किसका अधिकार है? न्यायिक अधिकार, मतलब न्याय के मामले में। उसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन और राष्ट्रपति का महाभियोग। ये कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। तो 3 बातें पढ़ लिया। अब देखो यही तक भार है, उसके बाद ज्यादा भार नहीं है। ब्रिटेन से सबसे ज्यादा ले गया था, ब्रिटेन अमेरिका। ब्रिटेन में संसद की सब काम, संसद का सब काम और एक एकल नागरिकता ब्रिटेन से। उसके बाद अगर पूछ दे करना अमेरिका से, तो अमेरिका से सबसे पहले तो मूल अधिकार क्या हो गया? मूल अधिकार। और राष्ट्रपति का निर्वाचन कहे या राष्ट्रपति का महाभियोग कहे या न्यायिक पुनराविलोकन कहे, तो न्यायिक पुनराविलोकन, मूल अधिकार, राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग, ये कहां से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। हाँ, अब देखो राष्ट्रपति जब पढ़ाएंगे ना तो राष्ट्रपति में एक चैप्टर है, उसी में आएंगे महाभियोग। महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को हटाने के लिए, किसके लिए? हटाने के लिए इसके ऊपर एक महाभियोग की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? महाभियोग की प्रक्रिया होती है जो संसद के ऊपर जाती है। ये संसद में अगर लोकसभा या तो फिर राज्यसभा, लोकसभा में अगर ये होती हैं तो यह राज्यसभा में जाएंगी और लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने मिलकर 1/3 बहुमत पारित कर दिया तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दिया जाता है कि आपके ऊपर महाभियोग लग रहा है,
आपके ऊपर महाभियोग लग रहा है। स्वेच्छा से आप अपने पद से हट जाइए, नहीं तो 14 दिन के बाद ऐसे भी आपके ऊपर आपको हटना पड़ेगा। लेकिन खूबसूरत बात यह है कि आज तक अपने भारत में किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के पद पे चल जाने के बाद वो अपने गरिमा को समझ लेते हैं कि हम भारत का प्रथम नागरिक हैं। और महाभियोग लगता कब है? जब संविधान के अनुकूल कोई काम नहीं करे। संविधान में जो भी नियम कानून बन गया है उसके अनुसार अगर ये करते रहेगा राष्ट्रपति, तो उसके ऊपर महाभियोग नहीं लगेंगे। राष्ट्रपति के ऊपर कोई मुकदमा दायर नहीं कर सकता, ये जान लीजिए। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति को एकदम अपने आप पावर है, क्षमादान की शक्ति। बोले हाँ ना, कोई मुकदमा करेगा भाई हमको पावर है, लो कलम लिया साइन कर दिया, हमको नहीं है। लेकिन जब तक पद पर है तभी तक। बोले हाँ ना, 5 साल के बाद उस निकल जाएगा तब क्या होगा? सबका। हाँ, राज्यपाल को भी, राज्यपाल की पावर है। राज्यपाल के बाद क्षमादान, अपने मृत्युदंड को माफ नहीं करता है। राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं करता है, बाकी सजा को कम कर सकता है, सजा को कम कर सकता है। राज्यपाल के ऊपर और राष्ट्रपति के ऊपर मुकदमा नहीं हो सकता। कब? जब तक वो पद पर है तब तक। मुकदमा करेगा भी तो हले ले, हमने साइन कर दिया भाई, माफ, उसको तो माफ करे के पावर है। बोले हाँ ना, वो अपने माफ कर लेगा। लोकसभा राज्यसभा, हाँ, किसी में देखो, अरे महाभियोग की प्रक्रिया ना पूरा राष्ट्रपति एक हेडिंग देंगे और राष्ट्रपति के बारे में पूरा बताएंगे। चिंता काहे कर रहे हैं? आई बात समझ में? हर एक एक वर्ड को समझाएंगे। आए? अब देखिए, निर्वाचित होता है, निर्वाचित वो होते हैं जो जिसको कहते हैं वोटिंग नहीं, वोटिंग भी कैसा? जनता सीधे चुनती है, उसको कहते हैं नियुक्ति। और जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि किसी को चुनते हैं, उसको कहते हैं निर्वाचन। मुखिया क्या हो जाएगा? नियुक्ति, सीधे जनता लोग चुन दिए। लोकसभा के सदस्य क्या होंगे? नियुक्ति। प्रधानमंत्री का क्या होगा? नियुक्ति के निर्वाचन, नियुक्ति। लेकिन राष्ट्रपति निर्वाचन, राज्यपाल निर्वाचन। आए बात समझ में? हाँ, तो कमल छाप, अरे कमल छाप किसका है? तो दिया ना जी। हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी सीट से बीजेपी, मोदी भी खड़ा होगा। देखता नहीं है कि लालू यादव भी खड़ी था, राबड़ी देवी भी खड़ी थी, सब खड़ी थी। बोले हाँ ना, और इन्हीं में से कोई एक बन जाता है, जो प्रधान रहता है, बन जाता है मुख्यमंत्री। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति वैसे ही राज्य में राज्यपाल, जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री वैसे राज्य में मुख्यमंत्री। आई बात समझ में? जितना पावर राज्यपाल को बिहार में, सॉरी, राज्य में होती है, उतना ही पावर केंद्र में राष्ट्रपति को होती है। लेकिन इससे अधिक सब वही बातें होती हैं, लेकिन ये कम रहता है, थोड़ा सा ये नीचे पोस्ट पर है और ये ऊपर के पोस्ट पे। पावर वही है, सेम है। जैसे प्रधानमंत्री का पावर है, कार्यपालिका का हेड आदमी होता है, वैसे ही राज्य में कार्यपालिका का हेड कौन होता है? मुख्यमंत्री। पूरा, अरे हर एक बात समझना। अब पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग, इन सब की प्रक्रिया किससे ली गई है? अमेरिका के संविधान से। उसके बाद कहता है कनाडा, संघात्मक व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन और अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। ये क्या होता है समझना? संघात्मक व्यवस्था मतलब कि जो भी संघ करेंगी, संघ का मतलब है कि अपने यहाँ लोकसभा हो, राज्यसभा हो, राष्ट्रपति हो, मंत्रिमंडल हो, सब मिल करके जो निर्णय लेगा वही होता है संघात्मक व्यवस्था। संघ बनाकर, यहाँ क्या करा है? संघ बनाकर, मतलब सामूहिक तौर पे, यही है संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था कहां से? कनाडा से। शक्तियों का विभाजन क्या बताए थे? राज्य, 3 तरह की सूचियां हैं, बोलो है ना। तो शक्तियों का विभाजन, अगर मान लिया जाए कि कुछ पावर ऐसे भी हैं, कुछ शक्तियां ऐसे भी हैं जो राज्य के पास हैं, कुछ शक्तियां ऐसे भी हैं जो केंद्र के पास है, और अगर राज्य की शक्ति और केंद्र की शक्ति, अगर हो सकता है कि राज्य की शक्ति में केंद्र हस्तक्षेप कर सकता है, तो कह दिया कि बचे खुचे शक्ति, मतलब कि जो शक्तियां बच गया वो किसके पास है? केंद्र के पास।
आई बात समझ में। तो ये कहां से लिए गए हैं? कनाडा से। आयरलैंड से केवल एक बात ध्यान रखना, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, बहुत बार पेपर में पूछा है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। आई बात समझ में। राज्य का नीति निर्देशक तत्व किससे लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। बोले कोई दिक्कत है? चलो इतनी बातें हो गई, आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में मनोनयन है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनयन करता है कौन? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ये भी प्रावधान कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। चलिए, मूल अधिकार अमेरिका, न्यायिक पुनराविलोकन अमेरिका, निर्वाचित राष्ट्रपति अमेरिका और महाभियोग अमेरिका। मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, उनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया कैसे होगी, कहां से? कहां से? कहां से? अमेरिका से। कनाडा से क्या लिया गया है? संघात्मक व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन और अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, मतलब कोई शक्ति बच गया तो किसके पास है? केंद्र के पास। आयरलैंड से केवल एक ध्यान रखना, राज्य का नीति निर्देशक तत्व। कोई दिक्कत यहां तक? आपने 5 पढ़ लिया। कौन कौन? 5। पहला तो भारत, दूसरा क्या पढ़ लिए? ब्रिटेन, तीसरा पढ़ लिए अमेरिका, चौथा पढ़ लिए कनाडा और 5वां पढ़ लिए आयरलैंड। आयरलैंड से केवल एक रखना, राज्य का नीति निर्देशक तत्व। हाँ, राज्य का क्या क्या निर्णय है, राज्य का क्या क्या निर्णय देती है। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहां से? आयरलैंड से। कनाडा से संघात्मक व्यवस्था, मतलब जितना भी तरीके के जो संघ होंगी वही उसका क्या होगा? व्यवस्था होगा। तो कनाडा से क्या है? संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था। उसके बाद शक्तियों का विभाजन और बचे खुचे शक्तियां केंद्र के पास। ये कहां से? कनाडा से। बोले हाँ है ना। अच्छा, अमेरिका से मूल अधिकार, राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग। कहां से? अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से। ब्रिटेन से बात करोगे तो अमेरिका, राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग। अच्छा, ब्रिटेन है तो संसद का, संसद की सारी बातें किससे? ब्रिटेन से। और एक एकल नागरिकता, ये तो भारत है ये। बोलो 5 को याद हो गया। अब देखना आगे। अगला है दक्षिण अफ्रीका। अगला क्या है? अगला क्या है? दक्षिण अफ्रीका। अगला क्या है? दक्षिण अफ्रीका। देखिए, दक्षिण अफ्रीका से संविधान का संशोधन। संविधान में क्या होता है? संशोधन। तो संविधान का संशोधन किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। फिर फ्रांस से क्या लिया गया है? समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं गणतंत्र। ये प्रस्तावना में जोड़ा गया था। कहां जोड़ा गया था? प्रस्तावना में। एक प्रस्तावना, इसके बाद ही का टॉपिक क्या है आपका? प्रस्तावना। तो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं गणतंत्र की प्रणाली कहां से ली गई है? फ्रांस से। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, संघ सूची, राष्ट्र सूची, जो समवर्ती सूची था, तो समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची का वर्ग। समवर्ती सूची क्या होती है ना, कि मान लिया जाए कि समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों मिल के कानून बनाता है। राज्य में केवल राज्य बनाएंगे, संघ सूची में केवल केंद्र बनाएंगी, और समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों मिल के कानून बनाती हैं, वही कहलाती हैं समवर्ती सूची। जैसे में अभी के डेट में कहा गया है जानवरों का, अरे देखा ना है कि पशुओं के लिए उसको रहने और खाने के लिए कुछ निकलता है, फंड निकलता ना है, तो दोनों मिल के विचार करता है। ऐसे समवर्ती सूची 22 को होते हैं। कितने हैं? 22 नियम कानून है। 22 ऐसे कानून है जिस पे केंद्र और राज्य दोनों मिल के कानून बनाता है। आई बात समझ में? तो ये क्या है? समवर्ती सूची। संयुक्त अधिवेशन कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त अधिवेशन कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। अब बताओ, संविधान का संशोधन दक्षिण अफ्रीका। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व कहां से? फ्रांस से। फ्रांस में ही ये बात नारा लगा था, स्वतंत्रता, बंधुत्व
फ्रांस में नारा लगा था, उसी नारा को लेकर के कहां जोड़ दिया गया? अपने संविधान में। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची। और संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन क्या होता है? पूरा को मिला दीजिए, लोकसभा राज्यसभा जितने भी होते हैं ना, सबको बिठा करके मीटिंग करवाइए, वही क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन। लोकसभा राज्यसभा को मिटा दीजिए, उन दोनों को संयुक्त करवा दीजिए और उनको मीटिंग करवा दीजिए, वही क्या होएगा? संयुक्त अधिवेशन। ये कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन। समवर्ती सूची कौन? वो अपने देश का ही है, वो अपने देश का ही है। आगे देखिए, तो दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान का संशोधन। फ्रांस से समता, समानता, बंधुत्व और गणतंत्र। फिर ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन, समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन। अब देखो, एक दो बातें और है। जर्मनी से आपात उपबंध के समय मूल अधिकार, देखो यही कहते हैं कि जब आपातकालीन में मूल अधिकार छीन लिए जाते हैं, बोले हाँ ना, आपातकालीन में मूल अधिकार छीन लिए जाते हैं। कहां से लिया गया है? जर्मनी से। और आपको जब विश्व इतिहास पढ़िएगा ना, तो वहां है जर्मनी का एकीकरण और हिटलर का पूरा दिमाग की उपज बता जाएगा। बोले हाँ ना, हिटलर। तो ये आप लोग को नहीं पढ़ना है, बोले हाँ ना, ये आप लोग को नहीं पढ़ना है। जर्मनी में हिटलर, और हिटलर जाके सुभाष चंद्र बोस मिले भी थे, सुभाष चंद्र बोस मिले थे। और वहीं से यही हिटलर कहा था कि तुम जापान जाओ, जापान में मेरा एक मित्र है। और जापान में ही जाकर के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। 1 लाख सेना लेकर के आ रहे थे, लेकिन उनका विमान क्षतिग्रस्त हो गया। आए बात समझ में? ऐसी कोई घटनाएं नहीं है कि उनके ऊपर बम फेंक दिया गया था। जापान पर अमेरिका फेंका था, लेकिन जर्मनी और जापान उस टाइम दोस्त थे, जब द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी चल रही थी तब। तो जर्मनी और जापान दोनों क्या था? दोस्त था। तो जर्मनी, केवल जर्मनी, रूस, फ्रांस, अमेरिका, इस सब को अकेले ही देख रहा था। कौन? और केवल हिटलर। अगर हिटलर चाहता तो पूरे विश्व पे उस टाइम कब्जा कर लेता। उसकी एक छोटी सी भूल ने इसको ये काम कर दिया, एक छोटी सी भूल। इसने क्या किया? इधर इंग्लैंड पर भी आक्रमण कर दिया, इधर रूस पर भी आक्रमण कर दिया, इधर इंग्लैंड से भी इधर रूस पे भी, और अमेरिका, और दोनों एक ही टाइम में। ये क्या किया हिटलर ने? हिटलर ने कहा कि आधा सेना इधर जाओ, आधा सेना इधर जाओ, और दोनों एक ही बार में विजय प्राप्त करने का सोच लिया। अगर यही हिटलर पूरा सेना इधर भेजता तो इधर भी हो जाता, इधर भी हो जाता। ये तो हाँ, फिर भी इन दोनों सेनाओं को एकदम आराम से पार कर भी रहा था, पार कर रहा था। लेकिन अमेरिका क्या कहा? आधा सेना इधर है, आधा सेना इधर है, बीच से अमेरिका आक्रमण कर दिया। तब जाकर के हिटलर का दिमाग ठंडा हो गया। अगर ये अमेरिका नहीं करता आक्रमण, तो इधर अमेरिका, इधर इंग्लैंड और रूस को ठीक किए हुए था। इसकी इतनी दिमाग की उपज है, इस सिलेबस से चेंज कर दिया था हिटलर। बच्चे से सिलेबस चेंज कर दिया कि जो राष्ट्र के लिए मरते हैं उन्हें सीधे स्वर्ग में जगह मिलता है। एग्जाम में बच्चा के सवाल आया, राष्ट्र स्वर्ग में जाने के लिए सबसे उत्तम प्रावधान क्या है? तो राष्ट्र के लिए मरना। आए बात में? एग्जाम में सवाल आया, अगर स्वर्ग को प्राप्ति करना है तो सबसे उत्तम सीढ़ी क्या है? तो राष्ट्र के लिए मरना। अब बताओ, सब बच्चा एकदम राष्ट्र के लिए मरने के लिए उतारू हो गया। एकदम कहा जाता है कि इसके पास कम से कम 10 लाख सैनिक कर दिया था। कौन? हिटलर, अकेले अपने दम पे। दिमाग की केवल इसकी उपज थी। हिटलर के दिमाग की उपज इतनी जबरदस्त थी कि उस टाइम इतना दिमाग किसी के पास नहीं था जितना कि हिटलर का था। और हिटलर इतने अच्छा, हिटलर के और सुभाष चंद्र बोस की अच्छी खासी मित्रता भी हो गई थी, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की भी दिमाग लगभग हिटलर से मिलता जुलता था, मिलता जुलता था। और हिटलर ने ही ऐसा काम किया था। आई बात समझ में? अब बताओ, अभी कहा कि जाओ, दे दिया कि जाओ, ये लगा दिया था। जब विश्व युद्ध पढ़ेंगे ना, तब ऐसे बात समझ में आएगा। हिटलर 1 लाख सैनिक को कह दिया कि जाओ, तो यहाँ पे जाओ, ये बॉर्डर है, ये मान लिया कि अमेरिका है, सॉरी ये क्या है जी? इंग्लैंड है। और इंग्लैंड के बॉर्डर पे लेफ्ट राइट लेफ्ट करके चला, वो खाली दिखावो कि मेरे पास इतना पावर है। 1 लाख सेना गया। बोला नहीं सर, यहां जाने पर प्रतिबंध था,
यहाँ जाने पर प्रतिबंध है, कोई जा नहीं सकता है। हिटलर कहा कि नहीं तुम जाओ ना, हम कर रहे हैं ना। बोला कि कैसे जाएंगे, कुछ प्रमाण दीजिए। तो उसने एक चिट्ठी लिख के दिया कि लो जाओ, ये चिट्ठी लिख करके जाओ। चिट्ठी लिख करके गया। अब पूरा एकदम 2 घंटा तक जहां नहीं जाने का था वहां जाकर 2 घंटा तक लेफ्ट राइट लेफ्ट करके चलाया। मतलब कि क्या, एक्सरसाइज करके चलाया। और एक्सरसाइज करके जब जा रहा था, जब एक्सरसाइज कर रहा था, तो एक्सरसाइज करते टाइम इसको देखा भी, लेकिन इतना सैनिक था कि इंग्लैंड ने कुछ नहीं बोला, ब्रिटेन वाले कुछ नहीं बोला। ये आ गया तो कहा कि जाने से पहले कहा था कि वो लोग बोलेंगे, मारेंगे, पिटेंगे, तब क्या करेंगे, तो इसको तुम चिट्ठी दिखा देना। चिट्ठी दिया था, कह रहे कि देखिए हमारे सर ने दिया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे व्यायाम कर रहे हैं, तुमको कुछ नहीं करेगा। पर ठीक है। जब ये लौट के आ गया, तो लौट के आने के बाद कहा कि खोलो चिट्ठी। बोला कि चिट्ठी खोला था? नहीं सर। कोई कुछ बोला था? तो नहीं सर। चिट्ठी नहीं खोला था? नहीं सर। तो सबको चिट्ठी में लिखा क्या था? तो चिट्ठी उसको देखा गया और चिट्ठी खोला गया तो लिखा था कि बोलने के बाद तुरंत भाग जाओ। चिट्ठी में क्या था कि अगर कोई रोक टोक करे तो तुरंत भाग जाओ। अब चिट्ठी में ही था, कोई नहीं रोका, तभी हिटलर का दिमाग काम किया कि अब हमको कोई नहीं रोक सकता है, और यहीं से आक्रमण करना शुरू करता है। इसकी पावर दिखा दी, दिखा दी पावर कि अब मेरे पास पावर आ गया है, कोई नहीं बोला, तब चाहे चलो। अब यहां तक हो गया, आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आधा फतह तो ऐसे ही कर लिया। कौन? हिटलर। केवल सेना को दिखा करके देख, और जहां कुछ होता तो भाग जाओ। लेकिन केवल डर से लोग नहीं आ रहे थे। फिर द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनता है। कौन? द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे मेन कारण किसका था? हिटलर का। किसका था? हिटलर का। अब देखो, जर्मनी से क्या लिया गया है? आपात उपबंध में मूल अधिकार। मूल अधिकार छीन लिए जाएंगे। ऐसे मूल अधिकार कहां से? अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से। लेकिन जब आपातकालीन में कुछ मूल अधिकार छीन लिए जाते हैं तो वो कहां से लिया गया है? जर्मनी से। फिर मौलिक कर्तव्य कहां से? रूस से। इतना ही टोटल है आपका। 10 देशों से लिए गए। कितने से? 10 देशों से। ये पूरी बात आप लोग लिख लीजिए, ये पूरी बात आप लोग लिख लीजिए। लिख लिए सब? बोले कोई दिक्कत है? नहीं ना। 5 तक हो गई थी। दक्षिण अफ्रीका से संविधान का संशोधन, फ्रांस से समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। अच्छा बताओ, अब हमने कह दिया, अब हमने पूछ दिया कि बताओ संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली गई है? संसदीय शासन कहां से? ब्रिटेन से। अब अच्छा, राष्ट्रपति पर महाभियोग कहां से? अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से। अच्छा, एकल नागरिकता? ब्रिटेन। एकल नागरिकता? ब्रिटेन। मूल अधिकार? मूल अधिकार। अच्छा, आगे पूछ दिया संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था? कनाडा। संघात्मक व्यवस्था? कनाडा। अच्छा, राज्य का नीति निर्देशक तत्व? आयरलैंड। राज्य का नीति निर्देशक कहां से? आयरलैंड से। बोले कोई दिक्कत है? उसके बाद आता है दक्षिण अफ्रीका, संविधान का संशोधन, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। कहां से? फ्रांस से। कहां से? फ्रांस से। उसके बाद समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद जर्मनी से आपातकालीन में मौलिक अधिकार छीन लिए जाएंगे, और रूस से क्या है? मौलिक कर्तव्य। बोले कोई दिक्कत? बाकी नेक्स्ट क्लास में। हाँ जी, अभी होंगे आपकी इंग्लिश शायद। क्या हुआ? हाँ हेलो, अभी क्लास में। हाँ भैया।